हेल्थ तुम्हारी कि मेरे जाट भाइयों, आप भी शूद्र हो, आप 90% में आते हो और 90% वाले 90% को मान सम्मान देना सीख लीजिए, अन्यथा ये ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हम लोगों को तोड़ करके और अपने को सेंट्रल राजनीति में या सरकार और सरकारी संवैधानिक पदों पर 70 से लेके जो 90% आज उनकी हक है और जगहों पे वो बैठे हुए हैं, और हम SC ST OBC के लोगों को जो सीटें मारी जा रही है, जो हमारा हक और अधिकार मारा जा रहा है, उसका कारण यही है कि हमारे जाट भाई आज तक नहीं समझ पाए कि SC ST OBC भी हमारा अपना ही है। आप इनको अपना मान के राजनीति करो, नहीं तो आने वाला समय और आपके लिए भी मुश्किल भरा होने वाला है। लेकिन जो जाट नेता हैं हरियाणा में, या आम जाट है हरियाणा का, वो कह रहा है कि कौन शैलजा चंद्रा चमारी, जाति सूचक शब्द कहे जा रहे हैं शैलजा को। वो केंद्रीय मंत्री रही हैं, बड़े ओहदे पर रही हैं पार्टी में, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। क्या बदले में ये सम्मान मिलेगा हरियाणा में शैलजा चंद्रा को? दुखद है, ये दुखद है। जो लोग इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग मानवता में विश्वास नहीं रखते हैं, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं समझते हैं, संविधान के उद्देश्य को नहीं समझते हैं, जो भारत और भारतीयता के उद्देश्य को नहीं समझते हैं कि यहाँ पे जाति कुछ नहीं होता है, सबको समान करने का हम लोगों का एक प्रयास है। और मैं तो उन लोगों को मूर्ख समझता हूँ जो लोग जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और बड़ा दुखद है कि इस उम्र में और इस समय के तकाजे पे आज भी लोगों को आप जातियों से जानते हो, उनके कर्मों से, उनके कार्यों से। शैलजा जी, जैसे कि आपने कहा कि वो पहले मंत्री रह चुकी हैं, तो इतना विराट व्यक्तित्व की महिला के साथ अगर इस तरह के जाति सूचक शब्द का जो इस्तेमाल करता है, मैं तो उसको घटिया मानसिकता का व्यक्ति समझता हूँ। और इस तरह के लोगों को मैं तो कहता हूँ कानूनी प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रक्रिया में इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इस देश की जो 90% आबादी है, जिसको SC ST OBC और अल्पसंख्यक हम लोग कहते हैं, हम लोगों को ब्राह्मणवादी विचारधारा और मानसिकता के वो लोग जो राजनीतिक पार्टियों में कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, उन लोगों को हम कभी बर्दाश्त नहीं होते। और उसका जीता जागता उदाहरण आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, शैलजा चंद्रा जी को कुमारी शैलजा के रूप में। और वहाँ पे उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जिस प्रकार की नीति और रणनीति अपनाई जा रही है पार्टी के अंदर ही, वो लोग जो ब्राह्मणवादी मानसिकता को रखते हैं या उससे सरोकार रखते हैं, उनको दलित और पिछड़े नेता जो हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आते, बिल्कुल रास नहीं आते। भले ही विदिन पार्टी वो राजनीति क्यों ना हो, राजनीति आप देखोगे चाहे वो BJP हो या और अलग पार्टियां हो, उसमें जितने भी सवर्ण और ऊंची जाति के जो नेता हैं, वो दलितों और पिछड़ों को हमेशा हाशिए पर रखने का प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें इस देश की ब्राह्मणवादी मानसिकता आज भी हावी है, जिसका कि हम लोग रिपरकर्शन अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे देखने को हमें मिलता है। शैलजा चंद्रा को जो निशाने पर ले रहे हैं वो हरियाणा के जाट हैं। आखिर जाटों को ये दलित इतने क्यों अखरते हैं अपनी आंखों में हरियाणा में? जैसे हरियाणा में जो जाट हैं वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, और उनको ब्राह्मणवादियों ने ये सिखाया है कि तुम ऊंची जाति के लोग हो। हालांकि ये ब्राह्मणवादी लोग जाटों को भी शूद्र ही मानते हैं, और जाटों को वो शूद्र मानते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जाट ताकतवर हैं उनको ये बताया गया है कि दलित SC ST के जो लोग हैं वो तुमसे छोटे हैं, तुमसे नीचे हैं, और उनको तुम अपने आसपास में भटकने मत देना, नहीं तो वो जो उनकी मानसिकता है कि दलितों का साया भी आदमी को क्या कहते हैं, गंदा कर देता है। तो ये मानसिकता ब्राह्मणवादियों ने जाटों में भरा है। ये जाटों की मासूमियत है कि वो इस बात को आज तक नहीं समझ पाए कि हम लोगों को ब्राह्मणवादी लोग हैं वो आज भी हमें शूद्र समझते हैं, और इसीलिए सेंट्रल राजनीति में आप देखोगे जाटों का बोलबाला नहीं होता है। हरियाणा में तो अभी तक की जो राजनीति है वो जाटों के इर्द गिर्द घूम रही है। सारे मुख्यमंत्री तक जाट हुए हैं। अगर खट्टर को छोड़ दिया जाए तो क्या ये बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं शैलजा चंद्रा को? वो दलित महिला हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने कांग्रेस में खपा दी है, पूरी जवानी खपा दी है। क्या जाट नहीं चाहते कि कोई दलित महिला मेन स्ट्रीम राजनीति में आए और वो मुख्यमंत्री बने हरियाणा की? देखिए, ये तो राजनीति एक ऐसी चीज़ ही होती है जहाँ पे कोई किसी को ऊपर उठने नहीं देना चाहता है। लेकिन मैं जाट भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देखो,
जो वर्ण व्यवस्था में है उसमें आप भी शूद्र के कैटेगरी में रखे गए हो, और ये जो दलित हैं, SC ST के लोग हैं, ये भी उसी कैटेगरी में आपके भाई हैं, आपके अपने हैं। कांग्रेस में जितने भी दलित नेता रहे हैं उनको निशाने पर हमेशा रखा गया है। इसके पहले अशोक तंवर, उनके साथ मारपीट कर दी गई थी दिल्ली में। फिर वो जो है अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़ी, आम आदमी पार्टी में गए, वहाँ भी वो जो है सही से वो अपना नहीं कर सके राजनीति, फिर वो जो है बीजेपी में चले गए हैं। अशोक तंवर हैं, इसके बाद फिर जो है और भी कई नेता हैं। चौधरी प्रेम सिंह कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं दिल्ली में, उनको ये कहते रहे कि हम तुम्हें CM बनाएंगे, दिल्ली का CM बनाएंगे, लेकिन उनको भी CM नहीं बनाया, वो भी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस में बिताकर चले गए। आखिर दलितों को कांग्रेस में पद और कद क्यों नहीं मिल पा रहा है? आखिर क्या दिक्कत है दलितों से? देखिए, आपने शायद मुझे सुना नहीं है, पहले मैं कई बार बोल चुका हूं कि कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक पार्टी रही जिसमें ब्राह्मणवादियों का बोलबाला रहा, और जितने भी ब्राह्मणवादी नेता कांग्रेस में हैं, आज राहुल गांधी आए हैं, तब वो ये सवाल तो ज़रूर उठा रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उनकी भी मंशा और उनकी नीयत पे थोड़ा सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर राहुल गांधी जाति जनगणना की बात तो करते हैं, लेकिन जिन स्टेटों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ जाति जनगणना क्यों नहीं करवाते हैं, ये एक सवाल उठता है। लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि वो राजनीति में आज जाति जनगणना की बात करते हैं, आज लोगों की आर्थिक जनगणना रिपोर्ट की बात करते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी से मेरा निवेदन ये रहेगा कि अपने ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो नेता हैं उनको समझाएं कि हम जब सरकार में होते हैं तो 90% आबादी वाले लोगों के वोट से होते हैं, ना कि ब्राह्मणों के पार्टी में दबदबा होने से होता है। तो ये एक बात मैं कहना चाहूँगा। और दूसरा, मैं यहाँ पे आपके माध्यम से लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये सारी राजनीतिक पार्टी जो है ये सवर्णों द्वारा संचालित राजनीतिक पार्टी है, और जहाँ जहाँ जो राजनीतिक पार्टियाँ सवर्णों द्वारा संचालित है उन राजनीतिक पार्टियों में SC ST OBC और अल्पसंख्यक लोगों का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। उनको सम्मान जो वो डिजर्व करते हैं, जितने संवैधानिक पद और जो देश का जो कुल बजट होता है उसमें जितना हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियां जो सवर्णों द्वारा जो है सब संचालित की जाती हैं, वो राजनीतिक पार्टियां इनको उतना हिस्सेदारी नहीं देती है। तब मैं सारे SC ST OBC अल्पसंख्यक के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप इन सवर्णों की राजनीतिक पार्टियों में जाते हो तो आप अकेले जाना, अपना वोट लेके नहीं जाना, ताकि आपकी जो SC ST OBC के जो लीडर हैं, जो उनकी चिंता करते हैं, अगर वो संवैधानिक रूप से चुन करके विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा पहुँचेंगे तो वो आपके समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूत करके उनको उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। तो क्या पहले नेताओं ने सही कहा था कि कांग्रेस जलता हुआ घर है, इसके 54 के मेंबर भी मत बनना? ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि कांग्रेस जो है एक जलता हुआ घर है, वहाँ पे आप कभी मत जाना। उस समय तो बीजेपी थी नहीं, जब बाबा साहब अम्बेडकर की जब हम बात करते हैं तो उस समय जो है उन्होंने कांग्रेस को देखा था, और कांग्रेस में उन्होंने देखा कि मनुवादियों का ये गढ़ है। आजकल जो आए दिन आप सुनते हो सांपनाथ और नागनाथ, और ये एक जो छोटू आ गया जो केजरीवाल, ये तीनों जो हैं एक ही घर के एक ही खून हैं, और ये तीनों मिल करके सिर्फ सवर्णों को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं जी। तो फिर ये लोग क्यों जा रहे हैं फिर कांग्रेस, जहां उनको अपमान झेलना पड़ रहा है? देखिए, कुछ नेता जो होते हैं वो ज़मीन पे काम करना नहीं चाहते हैं। हालांकि बड़ा दुखद है कि मेरे दलित पिछड़े के नेता भी आज AC कमरों में बैठ कर के राजनीति करना चाहते हैं, और उन राजनेताओं को जो गली में नहीं घूमते हैं, जो झुग्गियों में नहीं घूमते हैं, जो किसानों के पास नहीं जाते हैं, उनको नहीं पता है कि दलित और पिछड़ों की राजनीति क्या होती है, उनका विकास कैसे होगा, उसकी विचारधारा क्या होगी। वो सिर्फ स्वयं का खुद को लाभ पहुंचाने के लिए या अपने परिवार को लाभान्वित करने के लिए वो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियों में जाते हैं, और वहां पे जूता चाट के किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की एक कांग्रेस की नेता शैलजा चंद्रा, उनको जो है लोग जाति सूचक गालियाँ दे रहे हैं, उनका वहाँ अपमान किया जा रहा है।
तो बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति और हरियाणा की राजनीति में कितना अंतर समझते हैं आप? बिल्कुल अंतर नहीं है। ये पूरा देश जो है सवर्णों द्वारा, ब्राह्मणवादी मानसिकता द्वारा संचालित है और उन्होंने लोगों में जो भाव पैदा किया है कि ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये अल्पसंख्यक है, ये सवर्ण है, तो जब जब जहाँ जहाँ लोगों में ऊंच और नीच की भावना पैदा होगी और उससे लोग अगर संचालित होंगे तो इस तरह की मानसिकता पैदा होगी और लोग एक दूसरे को नीचा और छोटा दिखाने का, ओछा दिखाने का काम करेंगे। राजनीति दोनों जगह की लगभग बराबर है, मानसिकता लोगों की बराबर है, क्योंकि इस देश में आज के तारीख में भी मैं कह सकता हूँ सवर्णों और जातिवादी जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उन लोगों का बोलबाला है, जिसका नतीजा ये आपको देखने को मिलता है। अकेली शैलजा चंद्रा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं हरियाणा के जाट और कांग्रेस नेता, तो क्या मायावती की तरह कोई हरियाणा में कोई शैलजा चंद्रा चीफ मिनिस्टर बन पाएगी? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर वोट तो बढ़िया ले लेते हैं वो जो हरियाणा के जाट हैं दलितों से। तभी मैं यही तो बात कहता हूँ, ये दलितों को समझना पड़ेगा, इसमें जाटों की शिकायत करना बेवकूफ़ी है। हम दलितों को समझना पड़ेगा कि हम अपने लोगों को वोट करें जो हमारे विकास की विचारधारा को समझता है। हम दलित लोग न जाने किस बात को सोच करके इन राजनीतिक पार्टियों को वोट दे देते हैं और बाद में हम लोगों को ही, जब हमारी बेटियों के साथ रेप होता है, गलत व्यवहार होता है, हमारे नेताओं के प्रति जब जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल होता है, तब हम लोग बस मुंह ताकने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जितनी भी सरकार की संस्थाएं हैं उन सारी संस्थाओं में बोलबाला एक रूप से आप देखोगे तो सिर्फ सवर्णों का है। तो हम दलित लोगों को ये समझना पड़ेगा, हम पिछड़े लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे विकास की विचारधारा को समझता है हम उन्हीं लोगों को वोट दे करके मजबूती दें। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्होंने आम आदमी पार्टी से बाय बाय बोल दिया है और वो कांग्रेस में चले गए हैं। वो जय भीम की बात करते थे, मिशन जय भीम चला रहे थे, लोगों को बुद्ध बना रहे थे, 22 प्रतिज्ञाएं दिलवा रहे थे, तो वो क्या अब कांग्रेस में जाकर जय भीम बोल पाएंगे, लोगों को बुद्ध की बात बता पाएंगे? ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका कि जहाँ जहाँ सवर्णों का बोलबाला है या उनका वर्चस्व है जिन जिन राजनीतिक पार्टियों में, उन राजनीतिक पार्टियों में दलितों और पिछड़ों का मान सम्मान नहीं है। आप जूता चाटेंगे वहाँ, आप जूता साफ करने का काम करेंगे, इसके अलावा दूसरा जगह आपको नहीं मिल सकता। आपका सिर्फ और आपके नाम पर आपके समाज का इस्तेमाल होगा, बाकी ये उनकी अपनी राय है, अपना सोच है। जय भीम चलेगा कांग्रेस में अब जो है गौतम जी का? वो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई। कांग्रेस को दलितों का वोट चाहिए। अब बीजेपी क्या बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन नहीं मनाती है, या बाकी जो हमारे संत गुरु महापुरुषों हैं उनका जन्मदिन नहीं मनाती है? मनाती है, क्योंकि उनको दलितों और कहाँ से लाएंगे? हाँ, विचारधारा के लिए वो काम थोड़े करते हैं। वो तो लोगों को दिखाते हैं कि देखिए हम बाबा साहब का हम जन्मदिन मना रहे हैं, हम संत गुरु रविदास का जन्मदिन मना रहे हैं, हम फूले का जन्म दिवस मना रहे हैं। तो उनको विचारधारा से लेना देना नहीं है, उनको दलितों से लेना देना नहीं है, बल्कि हम मासूम जो दलित लोग हैं, हम लोगों को मानसिक रूप से गुमराह करके हमारा वोट लेने के लिए ये सारे काम किया जाता है। लेकिन जिस तरह से शैलजा चंद्रा को निशाना बनाया गया जाटों के द्वारा हरियाणा में, तो हरियाणा का जो दलित वोट बैंक है, क्या वो कुछ खिसकेगा कांग्रेस से? किधर जाएगा, क्या लगता है? हम तो सबसे पहले शैलजा चंद्रा जी को कहते हैं कि आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और दलितों को ये सिखाना चाहिए। तो कहा था कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकती हूँ, उन्होंने यही तो आवाज़ उठाई थी, उनके एकदम से उस पर हमले हो गए। बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन देखिए आपको अपने लोगों के बीच में भी जो हमारी कमियां हैं उसको भी हम लोगों को उजागर करना चाहिए। आज के तारीख में क्या होता है, हमारे जो दलित पिछड़े नेता होते हैं वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में जाकर के वो नेता विधायक मंत्री बन जाते हैं, और मंत्री बनने के बाद मेरा जो सवाल है कि दलितों के लिए जो काम होना चाहिए, उनके हक की हिस्सेदारी की जो बात होनी चाहिए, उनके आबादी के अनुपात में उनकी जो हिस्सेदारी सरकारी और संवैधानिक संस्थाओं के से लेकर के सरकार के बजट में जो होना चाहिए, उसके लिए शैलजा चंद्रा जी ने कितना काम किया। हालांकि मैं अपने लोगों की शिकायत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे देश के दलितों और पिछड़ों ये बात जरूर समझना कि जो भी लोग सरकारी और संवैधानिक पद पर जिसको वोट दे करके आपने पहुंचाया, उनसे सवाल आप जरूर पूछो। खास करके दलित नेताओं से, पिछड़े नेताओं से जरूर पूछना कि आपने ओबीसी के लिए 60% हिस्सेदारी मिले, इसके लिए आपने कांग्रेस में लड़कर कांग्रेस में रहकर बीजेपी में रह
रहकर, आम आदमी पार्टी में रहकर कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, और अगर नहीं लड़ी तो मैं तो मानता हूँ कि इस तरह के नेताओं को, हम दलितों और पिछड़ों को बाइकआउट करना चाहिए, मेरा ये मानना है।